तो मैं डॉक्टर JP श्रीवास्तव एग्री बिजनेस मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स में आपका जो थर्ड पेपर है जिसका कोड नंबर है ABMB 102S, जिसका टॉपिक है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। इस पेपर में जो आपका सिलेबस है उसमें यूनिट फर्स्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले आपका है एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेचर एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमिक्स। तो टुडे आई विल डिस्कस विथ यू the nature and scope of agricultural and rural economics, right? So first of all we will discuss the definition of agricultural economics, definition of rural economics, and what are the subject matter of the agricultural economics. Under the subject matter of the agricultural economics we will study the different problems of the agricultural, how agricultural economics help to solve these problems, and what are the topics are considered under rural economics. These all topics we will discuss in agricultural and rural economics. So first of all I will tell you the definition of agricultural economics. You already seeing the blackboard, that definition is given here. Agricultural economics is the applications of principles एंड मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या इसका मतलब है? एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। जब हम इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को, इकोनॉमिक्स के टूल्स को जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में अप्लाई करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स द एप्लीकेशन उसका हम प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में? द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी हमारे पास टेक्निक्स हैं, उसको जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे पास एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम या किसी भी सेक्टर की क्या प्रॉब्लम्स होती है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स, कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज यू हैव टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स। हाउ यू विल मैनेज ऑल द रिसोर्सेज टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट? तो with the help of economic principles, with the help of the methods of economic tools, we try to solve the problems of agriculture to get the maximum profit from the limited resources. आपको सबको मालूम है कि हमारे पास लैंड लिमिटेड है, हमारे पास लेबर लिमिटेड है, हमारे पास कैपिटल लिमिटेड है, हमारे पास जो भी संसाधन है हमारे पास लिमिटेड है। उस लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट करना है विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ओके, तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स to study the problems of agriculture to get the maximum profit from the limited resources. तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के इसमें एक पूछा जाता है, अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के फादर होते हैं प्रोफेसर टेलर। आप नोट कर लेना, प्रोफेसर टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की जो सिंपल डिफिनीशन प्रोफेसर टेलर ने दिया और जिसको फादर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, कि इट इज़ नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर टू सॉल्व द एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स एंड टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट्स विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट? अब हम लोग पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, क्या क्या स्टडी करते हैं हम लोग, किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्या क्या एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम्स हैं जिसको कि हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स जो है हमें हेल्प करता है उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो इस सब्जेक्ट मैटर को, प्रॉब्लम्स को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज किए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट जो है आपका इंटीग्रल प्रॉब्लम्स, इंटरनल प्रॉब्लम्स सॉरी, एंड सेकेंड पार्ट इज एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। तो इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है? प्रोडक्शन। किसी भी फार्मर के पास, प्रोड्यूसर के पास इस बात का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उसको
क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसके पास ऑप्शन है खरीफ में कि वो पैडी भी ग्रो करे, मेज भी ग्रो करे, ज्वार भी ग्रो करे, या कुछ पैसा उसके पास लिमिटेड कैपिटल है उसको कुछ क्रॉप प्रोडक्शन में लगाए और कुछ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में लगाए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस ये आपको डिसाइड करना है। ये कैसे हेल्प करता है, आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है। आपको जो लिमिटेड लैंड है उस लैंड में 1 एकड़ आपके पास लैंड है तो 1 एकड़ में कितना आपको पैडी पे एलोकेट करना है, कितना मेज पे एलोकेट करना है, ये सॉल्व कौन करता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। उसके लिए अलग अलग आपको प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रोडक्ट रिलेशनशिप, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। एक उसमें हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस के लिए, प्रोडक्ट रिलेशनशिप। उसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे हम लोग को कितना कितना, या लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल रिटर्न्स पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स में। इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे पास 3-4 इंटरप्राइजेज हैं तो हम लिमिटेड कैपिटल को कितने में, किस फर्स्ट इंटरप्राइज में कितना एलोकेट करें, सेकेंड इंटरप्राइज में कितना एलोकेट करें टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो प्रोडक्शन के लिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब की है कि कैसे हमें, मान लो इनपुट्स है तो हमें कितना इनपुट्स लगाना है, कितना हमें लेबर कितना लगाना है, कैपिटल कितना लगाना है, क्या रेशियो होना चाहिए कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। सबका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस ये तो मैंने बताया प्रोडक्ट रिलेशनशिप से हम लोग सॉल्व करते हैं। एंड हाउ टू प्रोड्यूस मतलब जो हमारे पास इनपुट्स हैं, सपोज करो हम ये मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें एनिमल्स को कितना कंसंट्रेट देना है, कितना दाना देना है, कितना हमें भूसा देना है, तो उसका क्या रेशियो रखें कि हमें मैक्सिमम मिल्क का यील्ड आए, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो ये कौन सी प्रिंसिपल सॉल्व करती है हमारी, आपको प्रिंसिपल्स ऑफ लिस्ट कॉम्बिनेशन इंटरप्राइजेज, या उसको कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। इस प्रिंसिपल्स के द्वारा हम लोग ये सॉल्व करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। तो ये प्रॉब्लम्स हो गई। अब मैंने ये डिस्कस कर लिया आपको व्हाट टू प्रोड्यूस। अब होता है हाउ मच टू प्रोड्यूस, मतलब हमें कहाँ तक उत्पादन करना है। आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एक प्रिंसिपल्स होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लागू होता है। आप इंडस्ट्री सेक्टर में जाओगे तो जितना भी रॉ मटेरियल आप बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा आपको प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, जितना आप इनपुट्स बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है कि हम सीड्स की मात्रा एक लिमिट तक बढ़ाएंगे, फर्टिलाइजर की मात्रा एक लिमिट तक बढ़ाएंगे। अगर हम ओवरडोज फर्टिलाइजर करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन क्या होने लगेगा, वो नेगेटिव होने लगेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स जो बोलता है उसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कितना हमें इनपुट कहाँ तक बढ़ाना है, कहाँ तक हमें आउटपुट बढ़ाना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप या फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल्स होता है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि जैसे जैसे हम किसी इनपुट्स को इंक्रीज करते हैं हमारा टोटल प्रोडक्शन जो होता है पहले इंक्रीज करता है, फिर आफ्टर सम पॉइंट, आफ्टर सम लेवल it decreases and after some time it becomes negative, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हो गया हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, फैक्टर रिलेशनशिप, व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोडक्ट रिलेशनशिप, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। फिर व्हेन टू प्रोड्यूस, आप किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करने जा रहे हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किस में कब आपको प्रोडक्शन करना है, जब उसकी डिमांड हो। यह आपकी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि व्हेन टू प्रोड्यूस, कब आपको उसको चीज़ को उत्पादन करना है, ये आपको ध्यान देना है कि कब उसकी डिमांड है। फॉर अगर बहुत ज़्यादा पहले से हमारे मार्केट में सप्लाई बहुत ध्यादा है तो उस चीज़ को हम नहीं उत्पादन करेंगे, ठीक है। जिस चीज़ की आगे हमारी प्रोडक्शन कम है, अच्छी प्राइस मिलने की उम्मीद है, उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। व्हेन टू प्रोड्यूस, कब हमें उत्पादन करना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमारी जो हम भी प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उसको परचेज करेगा, उसके लिए नीड्स किसकी है, किसके लिए हमें उत्पादन करना है, ये इंपॉर्टेंट पहलू है। फिर व्हेन टू सेल, कब हम उस प्रोडक्ट को सेल करना है। क्या आप बहुत ज़्यादा जब हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसी समय सेल कर देना है, या हमें उसको स्टोरेज में रखना है, जब हमें अच्छी प्राइस मिल जाएगी तब उसको सेल करना है, या हमें लोकल मार्केट में सेल करना है, या हमें कहीं और जहाँ अच्छा प्राइस मिल रहा होगा हम दूसरे स्टेट में जाकर अपना सेल कर सकते हैं। तो ये हमें डिसाइड करना होता है व्हेन टू सेल, वेयर टू सेल, कब सेल करना है,
कहाँ सेल करना है, ये सब पॉइंट्स हमें कौन हेल्प करता है, इसको सॉल्व करने में कौन करता है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ये कल्चरल इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे फार्मर्स को, ये हमारे प्रोड्यूसर को ये बतलाते हैं कि कैसे आपको व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या आपको उत्पादन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कब तक उत्पादन बढ़ाना है आपको, व्हेन टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, व्हेन टू सेल एंड वेयर टू सेल। ये सब प्रॉब्लम्स जो होती है ये हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। फिर ये प्रोडक्शन हो गया। मार्केटिंग, आप जानते हो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का एग्रीकल्चर मार्केटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या होता है कि जब भी हम फार्म का हमने हार्वेस्ट कर लिया, फार्म प्रोडक्ट का हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट करने के बाद से स्टार्ट होता है और कंज्यूमर तक पहुंचने तक जो भी हमारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है वो हमारी मार्केटिंग में आती है। समझ में आ गया। जैसे हमने फार्म प्रोडक्ट कर लिया, अब वहाँ से असेंबलिंग किया, असेंबलिंग करके बैग में भरा, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया, होलसेल मार्केट में ले गए, होलसेल मार्केट के बाद होलसेलर जो है ले गया रिटेल मार्केट में, रिटेल मार्केट ले गया कंज्यूमर तक। तो वो प्रोसेस में जितने भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, वो सब हमारी मार्केटिंग में आता है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें लोग मार्केटिंग चैनल्स के बारे में स्टडी करते हैं, मार्केटिंग कॉस्ट के बारे में स्टडी करते हैं, मार्केटिंग फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च के बारे में स्टडी करते हैं, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं, मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के पास हमारे बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अगर हमें नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है या अपने हम फार्म को नई तरीके से मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं, हमें मॉडर्नाइजेशन करना है, हमें नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, हमें इरिगेशन प्रोजेक्ट लगाना है, हमें मशीन्स खरीदनी है, हमें इनपुट्स के लिए पैसा चाहिए। अगर हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या होता है, हमें क्रेडिट के भी बारे में स्टडी करता है, कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हम एग्रीकल्चर क्रेडिट हमसे मिलेगा, उसकी क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे उसका फंक्शंस हैं, नाबार्ड क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं। फिर लैंड टेन्योर एंड टेनेंसी, आप लोग जानते हो कि लैंड टेन्योर ओनरशिप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और लैंड जो हमारे छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड हैं, कई जगह अलग अलग छितराए हुए हैं, तो उसको हम लोग एक जगह कैसे कंसोलिडेट करें, और जो हमारी खेती कर रहा है उसकी ओनरशिप है कि नहीं है, इस सब के बारे में हम लोग पूरा स्टडी करते हैं। फिर फार्म साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, उससे इनकम हो रहा है, वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन उसका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में जो हम लोग एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को भी स्टडी करते हैं, इसमें सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से जो हमारे इंडस्ट्री होते हैं, एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका डेवलपमेंट कितना हुआ है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, नेशनल और नेशनल ट्रेड मतलब जो हम लोग अपने देश के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हैं, एक रीजन से दूसरे रीजन में करते हैं, उसके ट्रेड के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल्स ट्रेड में होते हैं, एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, टैरिफ क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं। इसी तरह से नेशनल ट्रेड के बारे में, ई मार्केट क्या होता है, ये सब बारे में स्टडी करेंगे हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं, प्रोग्राम्स हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में क्या क्या चल रहे हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, ये हम लोग स्टडी करेंगे। टैक्सेज, जो भी टैक्सेज हो रहे हैं इसका क्या इम्पैक्ट है, टैक्स कैसे हम लोग एग्रीकल्चर से और भी बढ़ा सकते हैं जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़े, ये सब चीज़ें हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर में स्टडी करते हैं। राइट। अब हम लोग जैसे हमने बताया कि आपके जो सिलेबस में है नेचर एंड स्कोप ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को हमने आपको डिटेल में समझाया कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का क्या डिफिनीसन है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, और अब हम लोग थोड़ा डिफिनीसन ध्यान देंगे रूरल इकोनॉमिक्स पे। ठीक है। रूरल इकोनॉमिक्स क्या है, जो भी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं रूरल इकोनॉमिक्स में। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, रूरल इकोनॉमिक्स, ग्रामीण अर्थशास्त्र। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, द प्रिंसिपल्स अप्लाइड इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज नोन एज एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, द प्रिंसिपल्स अप्लाइड इन रूरल इकोनॉमी,
द प्रिंसिपल्स अप्लाइड इन रूरल एरिया टू द फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सोसाइटी। तो हम लोग क्या कहेंगे, रूरल इकोनॉमिक्स, मोटे शब्दों में। आप यहाँ डिफिनीशन देखो लिखा हुआ है, रूरल इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ रूरल इकोनॉमिक्स। हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रूरल इकोनॉमिक्स, इंक्लूडिंग फार्म एंड नॉन फार्म इंडस्ट्री। फार्म मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर भी आ गया और नॉन फार्म सेक्टर भी आ गया, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री। हमारे गांव के बहुत ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे उद्योग खोले हुए हैं, जैसे दोना बना रहे हैं, पत्तल बना रहे हैं, या लोहार का काम कर रहे हैं, मोची का काम कर रहे हैं, आटा की चक्की लगाए हुए हैं। ये सब की हम कैसे विकास होगा, ये सब भी हम रूरल इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब फार्म सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, एग्रीकल्चर का कैसे डेवलपमेंट होगा, एग्रीकल्चर के कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और नॉन फार्म मतलब जिनके पास लैंडलेस हैं, जिनके पास खेती नहीं है, खेती के अलावा और उद्योग और किसी तरीके से अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनके बारे में भी, उनकी अर्थव्यवस्था कैसे, उस गाँव की कैसी अर्थव्यवस्था सुधरेगी और क्या इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स लगाए जाएँ जिससे हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो। तो इस चीज़ को हम रूरल इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रूरल इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ रूरल इकोनॉमीज इंक्लूडिंग फार्म एंड नॉन फार्म इंडस्ट्री। फार्म को तो मैंने बता दिया, फार्म मतलब एग्रीकल्चर, नॉन फार्म मतलब जो हमारे जो लैंडलेस पीपुल हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है या सर्विस से है या और कोई धंधा कर रहे हैं, उससे उनका कैसे, उसके बारे में, उन लोगों के बारे में स्टडी करेंगे। अब देखो इसमें नेक्स्ट आया है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब थोड़ा सा इसमें इकोनॉमिक्स के हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत अंतर है। जनरल जो बॉडी होता है वो आम आदमी यही समझता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द सेम थिंग, बट इन इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बोथ डिफरेंट थिंग। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये हो गया कि आपको मॉनेटरी टर्म्स में आप ग्रोथ कर रहे हो, आपका नेशनल इनकम बढ़ गया, आपकी पर्सनल इनकम बढ़ गया, आपकी जीडीपी बढ़ गई, जीएनपी बढ़ गई, तो क्या बोलेंगे आप, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गया। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ गया, लेकिन क्या आपके देश की, क्या आपकी गांव की शिक्षा व्यवस्था भी सुधरी? क्या आपके गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था भी सुधरी? क्या आपके गांव में, जिस गांव में हैं उसमें बच्चे अधिक से अधिक स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? उनकी शिक्षा क्या है, औसत आय क्या है? तो जब किसी क्षेत्र का, जब किसी देश की हमारी एवरेज एज बढ़ने लगती है, लिटरेसी रेट बढ़ने लगती है, हेल्थ प्रॉब्लम अच्छी होने लगती है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा लगने लगता है, लोगों की हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ने लगती है, तो हम कहेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने लगता है, तब हम कहेंगे कि ये डेवलपमेंट हो रहा है। केवल आपके पॉकेट में पैसे बढ़ जाएं, देश का नेशनल इनकम बढ़ जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन क्या वहाँ की महिलाओं में सशक्तिकरण हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट आया कि नहीं आया? असली डेवलपमेंट ये है, क्या वहाँ गांव के बच्चे अधिक से अधिक स्कूल में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या वहाँ की सफाई व्यवस्था कैसी है, नाली कैसी है, पानी कैसा है, शिक्षा कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है। जब ये सब पॉइंट्स में भी डेवलपमेंट के जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो इन द टर्म्स ऑफ ओनली मॉनेटरी, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरेज एज ऑफ द पीपल, हैप्पीनेस। ओके, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड चेंज, साइज एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन एंड हाउस होल्ड यूनिट्स। अब जितने भी हमारे वहाँ पे हाउस होल्ड्स हैं, जितने भी हमारे रहने वाले लोग हैं, उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं कि उनका एज कितना है, उन किसानों के पास कितनी इनकम कितनी है, उनकी एजुकेशन लेवल क्या है, फैमिली साइज क्या है, और उनका कितने उनके पास लैंड है, कितने उनके पास जानवर हैं। ये सब के बारे में हम लोग जब रूरल इकोनॉमीज़ के बारे में, क्या क्या उस गांव में ट्रेड क्या क्या हो रहा है, उस गांव में कौन कौन से छोटे छोटे इंडस्ट्री चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, गवर्नमेंट की क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, उस गांव में कितना बैंक लोनिंग कर रहा है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की क्या व्यवस्था है, लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी वहाँ पे है या नहीं है। ये सब जो हम लोग जब रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, रूरल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम कवर करते हैं। देखो इसमें क्या क्या मुख्य रूप से हम लोग फोकस करते हैं रूरल इकोनॉमिक्स में। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, मैंने फार्म इंडस्ट्री के बारे में बताया। फिर नॉन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, नॉन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री चल रही है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या हम लोग स्टडी करते हैं कि वहाँ पे वाटर की क्या फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे ड्रेनेज की क्या फैसिलिटी है, वहाँ पे सड़क की क्या व्यवस्था है,
वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की क्या व्यवस्था है, वहाँ पे स्टोरेज की क्या व्यवस्था है, मार्केट है कि नहीं है, स्कूल है कि नहीं है, ये सब चीज़ें हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है जिससे कि हम उस रूरल एरिया का डेवलपमेंट कर सकें। इसी तरह से लाइव स्टॉक इकोनॉमिक्स, वहाँ पे क्या है, लाइव स्टॉक में क्या क्या आता है, जो है हमारी गाय और भैंसें, गाय और भैंस वहाँ पे कितनी है, मिल्क प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उनका मार्केटिंग कैसे हो रहा है, एजुकेशन मैंने बताया आपको, हेल्थ के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, महिलाएं वहाँ पे सशक्त हैं कि नहीं, वहाँ पे महिलाओं का शिक्षा अच्छा है कि नहीं है, वो और बिजनेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है कि नहीं दे रही हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। मार्केटिंग के लिए वहाँ पे कोई हाट बनी है कि नहीं बनी है, गांव में हाट बनती है, गवर्नमेंट की तरफ से बनती है, तो लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई प्लेस है कि नहीं है, अगर मार्केट है या नहीं है तो कितनी दूर है, कैसे वो लोग जाते हैं, क्या क्या खर्चे आते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ क्या है, उस गांव से बैंक कितना दूर है, वहाँ पे लोग बैंक से ज़्यादा लोन लेते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से लोन ज़्यादा लेते हैं, या ऐसा तो नहीं है गांव के ग्रामीण साहूकार पूरा कब्जा किए हुए हैं और वहाँ पे शोषण हो रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। ड्रिंकिंग वाटर की क्या फैसिलिटीज़ है, एम्प्लॉयमेंट की क्या दशा है, वहाँ पे गाँव में रोजगार की क्या स्थिति है, कितने % लोग को एम्प्लॉयड है, कितने बेरोजगार हैं, क्या उनका शिक्षा लेवल है। फिर एक्सटेंशन वर्क, जो हमारे गवर्नमेंट के कार्यक्रम चलते रहते हैं, एक्सटेंशन वर्क, जिससे कि साइंटिफिक तरीके से कैसे हम फार्म इंडस्ट्री को कैसे डेवलप करें, नॉन फार्म इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करें, क्या गवर्नमेंट ने वहाँ पे जाके लोगों को कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया, एक्सटेंशन वर्क किया, या लोगों को शिक्षित करने के लिए कोई काम किया वहाँ पे कि नहीं किया, ये सब चीज़ें। और सस्टेनेबल के बारे में आपको सब लोग पढ़ चुके होंगे, सस्टेनेबल कि हमें अपने भविष्य के लोगों के बारे में भी सोचना है। जैसे हम मान लो सिंचाई के लिए पानी का ज़मीन से हम लोग समरसेबल लगा करके और हम लोग पानी को यूज करते हैं, तो हमें इतना पानी को इतना बचा के रखना है कि हमारे आने वाले भविष्य को भी हम पानी दे सकें। या खेती में भी इतना ज़्यादा हमें फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज नहीं करना है जिससे कि हमारी फार्म की क्वालिटी जो है वो डे बाय डे घटने लगे। तो हमें आगे वाली पीढ़ी को भी इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें लोगों को भी अच्छी क्वालिटी की लैंड, अच्छी क्वालिटी की वाटर या पर्याप्त मात्रा में पानी, हवा, ये सब शुद्ध मात्रा में मिले, तो ये सब सस्टेनेबल। तो इस तरह से आपने देखा कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और रूरल इकोनॉमिक्स का क्या नेचर होता है, उसमें सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, ये सब चीज़ों को हम लोग मिला करके रूरल इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूनिट का जो चैप्टर था आपका कि नेचर एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमिक्स, ये टुडे आई हैव डिस्कस्ड। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स वेल। ठीक है, थैंक यू।